हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विनय सक्सेस क्लास। जो अभी आप लोग के ऊपर पीडीएफ है, ये है सुपर क्लासेस, यानी कि जो हम लोग का ऑनलाइन और ऑफलाइन संस्था है परसथुआ में। ये ऑफलाइन के लिए पीडीएफ है, अभी ऑनलाइन पर जाएंगे। तो आप सभी को सबसे पहले आज नए साल की बहुत बहुत बधाई। नए साल की बहुत बधाई। 2025 आ गई और 25 में हम लोग को ऐसा कार्य करना है कि जाकर बिहार बोर्ड को फोड़ देना है। क्या करना है बेटा? फोड़ देना है। तो सबसे पहले 2025 में शुरुआत करेंगे 10th क्लास की सिलेबस, यानी कि सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सोशल साइंस एसएसटी में पहला पाठ। और पहला पाठ का नाम है यूरोप में। क्या नाम है पहला पाठ का? यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या नाम है पहला पाठ का? यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, क्या नाम है? यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे पढ़ने से पहले इतिहास, यानी कि इतिहास किसे कहते हैं। ठीक है, इतिहास, इतिहास किसे कहते हैं ना। तो इतिहास सबसे पहले दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बाबू? दो भागों में बांटा गया है। अब देखिए, इति प्लस हास, इति प्लस हास बराबर इतिहास। यानी कि इति मतलब होता है, इति मतलब होता है ऐसा अवश्य ही है, ऐसा अवश्य ही। ठीक है, हास यानी कि हास मतलब होता है घटना हुआ होगा। यानी कि ये कह रहा है कि पहले ऐसा घटना हुआ ही होगा, जरूर हुआ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। तो इतिहास क्या होता है, इतिहास किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे छोटा सा वाक्य में कि अतीत का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है बाबू? इतिहास कहलाता है। ठीक है, अतीत का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है बाबू? इतिहास कहलाता है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे। अब देखिए, इतिहास के आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग देखेंगे इतिहास के आगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आया जाए और देखेंगे इतिहास, यानी कि तथ्यों और परमाणु के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा बीती हुई घटना को फिर से उजागर करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। यानी कि तथ्यों और परमाणु के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा बीती हुई घटनाओं के बारे में अध्ययन करना। क्या करना? जो घटनाएं बीती हुई है, यानी कि पहले घटना हो चुकी है और उसी के बारे में अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। जैसे 2025 आ गई है, पहले थी 2024, अब आ गई है 2025। तो यहाँ पर 24 और 25 का अंतर हो गया। अगर ऐसा होता कि पहले 24 था फिर 24 आएगा तो वैसा होता। ठीक है, यानी कि बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इतिहास, ठीक है, तथ्यों और परमाणु के आधार पर, तथ्यों और परमाणु के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा बीती हुई घटनाओं को फिर से उजागर करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अब देखिए, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। यानी कि क्वेश्चन है कि इतिहास का जनक किसे कहते हैं? तो सबसे पहले है इतिहास का जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। किसको कहते हैं? हेरोडोटस को। समझ रहे हैं? अब हम लोग समझेंगे कि इतिहास के पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस। यानी कि इतिहास के पिता कहाँ पर हैं? हेरोडोटस जी यहीं पर हैं। समझ रहे हैं? अब देखिए, जो यूनान देश के निवासी थे, जो यूनान देश के निवासी थे, उन्हें संपूर्ण विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी को प्रस्तुत किया। यानी कि जो जो यूनान देश के निवासी थे, जो कहाँ के निवासी थे? यूनान देश के निवासी थे, यूनान देश के निवासी थे। इन्होंने संपूर्ण विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी लिए, अध्ययन किए। क्या कहिए? जानकारी को प्रस्तुत किया। जबकि जबकि जम्मू कश्मीर में इतिहास के बारे में कलहन की प्रसिद्ध रचना थी। किसकी प्रसिद्ध रचना थी? कलहन की। और राज तरंगी से मिलता था। किससे मिलता था? राज तरंगी से मिलता था। ठीक है, राज तरंगी से मिलता था। सबसे पहले
अब इसके बाद देखते हैं इतिहास की परिभाषा। अब हम लोग आते हैं चैप्टर पर, और चैप्टर के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले इतिहास पढ़ रहे हैं तो चलते हैं इतिहास की परिभाषित करें। यानी कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलता रहने वाला विषय है। बात सही है। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर क्या करने वाला विषय है, चलता रहने वाला क्या है, विषय है। क्या है, विषय है। ठीक है, विषय। जैसे हम देखेंगे अतीत, वर्तमान और भविष्यत, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसी तरह से है अतीत, वर्तमान और भविष्य। जो बीती, देखिए जो बीत चुकी है, और इसका वर्तमान मतलब जो गुजर रहा है और जो आने वाला है। यानी कि अतीत जो बीत चुका है, जो बीत चुका है। वर्तमान यानी कि जो गुजर रहा है, और भविष्य के बारे में बात किया जाए तो जो आने वाला है। ठीक है, जो आने वाला है। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर पर। ठीक है, चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर का क्या नाम है, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा, अब बहुत मस्त जबरदस्त क्वेश्चन होगा कि 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 राष्ट्रवाद क्या है। क्या है क्वेश्चन पहला, राष्ट्रवाद क्या है। सबसे पहले सुना जाए राष्ट्रवाद क्या है, समझ रहे हैं। तो सुनिए, राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है। राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है जिसमें किसी भी छोरों में अहम योगदान होती है, अर्थात किसी भी अहम योगदान होती है, अर्थात किसी भी देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। बोल रहा है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी मानसिक परिकल्पना है, राष्ट्रवाद एक ऐसी मानसिक परिकल्पना है जिसमें किसी भी देश के छोरों में अहम योगदान होती है। देश के छोरों में क्या होती है बाबू, अहम योगदान होती है, अर्थात किसी भी देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद का विकास 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। पहला क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव और वीवीआई क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रवाद का उदय यानी कि कब हुआ। ठीक है, और कहाँ से हुआ, यानी कि राष्ट्रवाद का विकास, समझ रहे हैं ना, 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, यूरोप में हुआ था। कब हुआ था, 19वीं शताब्दी में। ठीक है, जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, ये दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, सही हो जाए। यानी कि जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना रखता है राष्ट्रवाद कहलाता है। सिंपल में, जैसे कोई गार्जियन अपने घर को आगे की तरफ बढ़ाने के लिए भावना रखते हैं, आगे की तरफ बढ़ाने के लिए क्या रखते हैं, भावना रखते हैं। जैसे हम अपने कोचिंग को आगे की तरफ ले जाने के लिए भावना रख रहे हैं, यह राष्ट्रवाद है। नॉर्मल चीज़ है और ये सबके साथ होता है, और सभी लोग अपने कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, वही राष्ट्रवाद है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और जिस व्यक्ति में ये भावना पनपती है उसे राष्ट्रवादी कहते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर ये भावना पनपती है, यानी कि ये भावना जगती है, उसी को राष्ट्रवादी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को राष्ट्रवादी कहते हैं। समझ में आया बाबू। अब देखिए, सबसे सुंदर है सवाल और बहुत अच्छा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, और देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है। यानी कि राष्ट्रवाद बिहार बोर्ड में वीवीआई है। ठीक है, यानी कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हैं ना। आगे देखा जाए, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है और बहुत वीवीआई क्वेश्चन ये भी है। देखा जाए, क्वेश्चन बोल रहा है कि 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या है। यानी कि 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या है, क्वेश्चन है। तो उत्तर देखिए, 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक कारणों को
कारणों को माना जाता है। यानी कि फ्रांस की क्रांति के समय निरंकुशवादी शासन हुई। फ्रांस की क्रांति के समय क्या हुआ? निरंकुशवादी क्या हुआ? शासन हुआ। और लुई 16वां था। क्या क्या था? लुई 16वां था, जो कि इसके काल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। यानी कि जब इसका राज्य था, समझ रहे हैं, जब ये राज चला रहा था तो उस टाइम क्या था? भ्रष्टाचार का यानी कि बर्बादी का क्या था? बोलबाला था। ठीक, क्या था? बोलबाला था। सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति खराब थी, जबकि पादरी जब सभी देशों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, खराब हो जाती है, यानी कि पैसे की कमी हो जाती है, व्यवस्था की कमी हो जाती है, क्या थी? आर्थिक स्थिति कमी थी, यानी कि पादरी थी, एवं कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी थी। यानी कि जब वहाँ पर कुलीन वर्ग के लोग थे, इन लोग का स्थिति क्या था? अच्छी थी। क्या था? अच्छी थी। इन लोग के अपेक्षा इन लोग का स्थिति क्या था? अच्छा था ना। अच्छी वर्ग की स्थिति में अच्छी थी। इस क्रांति के मार्ग को बट वाल्टेयर रूसो यानी कि वोल्टेयर रूसो तथा मार्नेक्स्यू ने आगे बढ़ाया। यानी कि दोनों आदमी ने मिलकर क्या किए? आगे बढ़ाने की प्रयास किए और आगे बढ़ाने की प्रयास करने लगे। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि कोशिश करने वालों को क्या कहा जाता है? कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। ठीक है, कभी हार नहीं होती। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है आगे और बहुत मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, इसी क्वेश्चन पर है कि 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के बाद, वो फ्रांस की क्रांति था, अब बोल रहा है कि फ्रांस की क्रांति के बाद किए गए मुख्य काम क्या है। यानी कि पहले क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक था, लेकिन क्या है इसमें? किए गए मुख्य कार्य। यानी कि मुख्य क्या है? काम। काम मतलब कार्य क्या है, इसके बारे में बोल रहा है कि कार्य क्या है। ठीक है, तो देखेंगे 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के बाद बहुत सारे सकारात्मक काम किए गए हैं। यानी कि फ्रांस की क्रांति के बाद बहुत सारी अच्छी कार्य की गई है, और जो कि हम लोग देखेंगे कितने अच्छी कार्य की गई है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी लिया जाए। यानी कि पहला कार्य है नेशनल असेंबली की स्थापना की मांग की गई। ठीक है, नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। दूसरा है नया संविधान बनाया गया। यानी कि जब संविधान बना था उसी टाइम ये लोग क्या किए थे कि एक नया संविधान बनाए थे। क्या किए थे? नया संविधान बनाए थे। अगला है सभी को समान अधिकार दिया गया है। यानी कि हम लोग के देश में, यानी कि हम लोग का क्या है? भारत देश में जितने लोग रहने वाले हैं सबके लिए क्या है? इक्वल है, यानी कि बराबर है, सभी को समान अधिकार दिया गया है। हम लोग झूठ मूठ के आपस में विवाद करते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर मार झगड़ा करते हैं, यही चीज़ समझना है। जबकि संविधान में बताया गया है कि सभी को समान अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है? समान अधिकार दिया गया है ना। ठीक है, अब देखिए समानती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो व्यवस्था है इसको क्या किया गया है? समाप्त कर दिया गया। यानी कि क्या किया गया है? सबसे समाप्त मतलब यानी कि जो व्यवस्था है उसको क्या किया गया है दोस्तों? खत्म किया गया है। ठीक है, और अगला देखिए 5 नंबर, आंतरिक आयात निर्यात कर को समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो आयात था और आंतरिक आयात और निर्यात को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, छठा है नाप तौल की समान प्रसिद्ध पद्धति को अपनाया गया। जैसे कोई भी पद्धति है तो उसको क्या किए गए थे? नाप तौल की पद्धति अपनाए गए थे। ठीक है, अगला है फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। फ्रेंच को कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया था? क्वेश्चन आएगा तो राष्ट्रीय भाषा। क्या? राष्ट्रीय भाषा का। ठीक है, अगला है अपना एक अलग राष्ट्रीय गान बनाया गया। यानी कि हम लोग का देश का क्या बनाया गया था? अपना एक अलग राष्ट्रीय गान बनाया गया था। क्या किया गया था? अपना एक अलग राष्ट्रीय गान
बनाया गया था। ठीक है, अब देखा जाए आगे क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और बहुत वीवीआई है। ठीक है, एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आता है, वीवीआई है। क्या है? वीवीआई है। जो वीवीआई क्वेश्चन रहेगा हम आपको बताते रहें, समझ रहे हैं। जैसे समांत समांतवाद क्या है? ठीक है, समांत यानी कि सामंतवाद क्या है? तो इसका आंसर देखा जाए वैसी शासन प्रणाली जिसमें सामंतों या जमींदारों को किसानों से ज़्यादा अधिकार दिया जाता है, जिसे सामंतवाद कहते हैं। यानी कि वैसा शासन प्रणाली जिसमें सामंतों या जमींदारों को किसानों से किसानों से ज़्यादा अधिकार मिलता है, किसान से ज़्यादा अधिकार मिलता है, जिसे सामंतवाद कहते हैं। यानी कि सामंतवाद को सबसे ज़्यादा अधिकार मिलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अधिकार मिलता है। अब देखा जाए कुछ छोटा सा क्वेश्चन है, मध्य वर्ग से आप क्या समझते हैं? मध्य वर्ग से आप क्या समझते हैं? देखिए, समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपना जीवन निर्वाह छोटे छोटे व्यापार और नौकरियों के माध्यम से करते हैं, उसे मध्य वर्ग कहते हैं। यानी कि जैसे मिडिल फैमिली, ठीक है, और वो लोग अपना ज़िंदगी चलाने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए सोचते हैं कि छोटा बिजनेस कर ले या छोटा नौकरी कर ले या छोटा कोई भी कार्य करे और उसी से अपना ज़िंदगी क्या करें, आगे की तरफ गुजारते रहे, विकसित करते रहें। क्या करते रहें? आगे की तरफ विकसित करते रहें। ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है बाबू। हाई देखो बाबूआ, एकदम हलवा क्वेश्चन बा हो बाबू। सर्वहारी और वर्ग से आप क्या समझते हैं? सर्वहारी एगो होला शाकाहारी, एगो होला मांसाहारी और तीसरा होला सर्वाहारी। यानी कि सर्वहारी समाज में, अरे बाबू हई देखो हो, समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसमें गरीब, किसान, मजदूर शामिल होते हैं। सर्वहारी यानी कि गरीब, मजदूर और किसान क्या करते हैं? शामिल होते हैं, इसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ठीक है, जिसके पास पूंजी का अभाव होता है तथा जिसकी स्थिति दयनीय होती है। जिसके पास पूंजी का क्या होता है? अभाव होता है, थोड़ा पूंजी होता है और उसका दयनीय स्थिति कमजोर रहती है, सर्वहारी कहलाती है। कितना सुंदर बढ़िया क्वेश्चन बा। अब देखिए, साम्राज्यवाद क्या है? क्वेश्चन में दम है और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? साम्राज्यवाद के बारे में थोड़ा सा समझा जाए। साम्राज्य क्या है? यानी कि जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेता है, जिसे साम्राज्य कहते हैं। यानी कि साम्राज्य का शाब्दिक अर्थ होता है शोषण करना। क्या होता है? शोषण करना। यानी कि ये बोल रहा है कि जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर जबरदस्ती क्या करता है? जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर, ठीक है, जबरदस्ती अपना अधिकार, अपना हक जमाता है, उसे जबरदस्ती या साम्राज्य कहते हैं। समझ रहे हैं? बहुत नॉर्मल चीज़ है। अब देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट जी के बारे में थोड़ा सा समझा जाए। ठीक है, यानी कि इनका जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और बचपन का नाम नेपोलियन दी बोनापार्ट था। यानी कि इनका बचपन का नाम क्या था? नेपोलियन दी बोनापार्ट था। ठीक है, फ्रांस की क्रांति में सेनापति के रूप में काम कर रहा था और इतिहास में नेपोलियन बोनापार्ट को विश्व के सबसे महान सेनापतियों में गिना जाता था। किस में गिना जाता था? सबसे महान सेनापति में गिना जाता था। ठीक है, सबसे महान सेनापतियों में क्या किया था? गिना जाता था। समझ रहे हैं ना? बहुत
बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत सुंदर पीडीएफ बनाया गया है और बहुत ज़्यादा समय लगा है। अब हम देखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट। अब देखिए यहाँ पर समझा जाए कि नेपोलियन बोनापार्ट जी यही जे हैं, हम लोग के पासे में है। कहाँ पर हैं? यहीं पर हैं, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट जी यहीं पर हैं, ये यहीं है, ठीक है। अब देखिए नहीं हो रहा है सर। अरबाज सर थोड़ा सा आइए तो स्टेज पर। देखिए क्या दिक्कत है इसमें। आइए तो सर। ये है मेरे अरबाज सर जो कि साथ में है, और इनका भी वीडियो आएगा साइंस का, ठीक है। तो इसको चलने में थोड़ा कठिनाई हो रही है, और हम दोनों लोग क्या है, आइए अरबाज सर, और हम दोनों लोग अभी सीख रहे हैं और नए हैं, इसीलिए हम लोग को स्मार्ट बोर्ड चलाने नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे अगले वीडियो में देखा जाएगा, ठीक है। तो अरबाज सर डिस्कनेक्ट कीजिए, ठीक है। हाँ अब चालू हो गया। जय हिंद, जय